नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका IIBF BC एग्ज़ाम की तैयारी वाले ट्यूटोरियल्स में। हम बात करते हैं IIBF BC एग्ज़ाम के चैप्टर नंबर 2 का। ये चैप्टर नंबर 2 है जो समावेशी बैंकिंग है, जो हमारा IIBF ने जो किताब पब्लिश की हुई है उसका चैप्टर नंबर 2 है। ये चैप्टर नंबर दूसरा जो है ये है विभिन्न डिपॉजिट स्कीम्स और अन्य सेवाएं, मतलब जो अलग अलग तरह की जमा योजनाएं होती हैं वो, और बैंकों की जो अन्य सेवाएं हैं उसके बारे में है। तो आइए एक एक करके जानते हैं कि कितने तरह की डिपॉजिट स्कीम्स होते हैं और बैंकों की क्या क्या सेवाएं हैं, और अंत में इस चैप्टर से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले साल पूछे गए हैं और आने वाले समय में पूछे जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं डिपॉजिट से। देखिए, कहने के लिए नाम कुछ भी हो, कितना भी हो, बैंकों में डिपॉजिट बेसिकली दो तरह का ही होता है। एक वो डिपॉजिट होता है जो आपको जब ज़रूरत हो आप निकाल सकते हैं, उसे कहते हैं डिमांड डिपॉजिट या मांग जमा। और दूसरी डिपॉजिट होती है जो टर्म डिपॉजिट, मतलब एक समय के लिए 2 साल, 4 साल, 5 साल के लिए 10 साल के लिए आप जमा करते हैं और आप एक वो टर्म पूरा होने, मतलब वो अवधि पूरा होने पे आप उसको निकाल सकते हैं। तो मुख्यतः बैंकों में डिपॉजिट दो तरह की होती है, डिमांड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट। नाम कुछ भी अलग अलग हो सकता है। जो हमारा डिमांड डिपॉजिट है उसमें कौन कौन से अकाउंट होते हैं, आइए उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जो डिमांड डिपॉजिट है, जो मांग डिपॉजिट है, उसमें बचत खाता है। आप सभी का बचत खाता होगा। ये एक बहुत ही सामान्य अकाउंट है जो आपकी बचत को जमा करने के लिए खोला जाता है। इसका नाम ही बचत खाता है। तो आपकी जो भी सेविंग हो उसको जमा करने के लिए आप सेविंग बैंक्स अकाउंट खोल सकते हैं। यह अकाउंट कोई भी इंडिविजुअल या कोई माइनर है तो उसका गार्जियन या कोई भी नाबालिग जो 10 साल या उससे ऊपर है वो इस अकाउंट को खोल सकता है। इस अकाउंट की एक और ख़ास बात है कि इसमें जो निकासी है, जो पैसे निकालना है, वो आप ATM कार्ड से या आपके चेकबुक से या इवन आप जो विड्रॉल फॉर्म है बिना चेकबुक का भी, वो विड्रॉल फॉर्म बैंक में जा करके उस पैसे को निकाल सकते हैं। तो ये जो है सो मूलभूत बातें हैं बचत बैंक खाते या सेविंग बैंक्स अकाउंट को लेकर। जो दूसरे तरह का जो डिमांड डिपॉजिट अकाउंट होता है, एक बहुत ही प्रचलित अकाउंट है जिसको हम बेसिक सेविंग बैंक्स डिपॉजिट अकाउंट बोलते हैं, बुनियादी बचत बैंक जमा खाता। ये जो है सो अभी पिछले कुछ दिनों में जो जनधन का योजना है उसको प्रोत्साहित करते हुए किया गया। इसकी जो खास बात है वो ये है कि इस खाते में कोई मिनिमम बैलेंस की आपको आवश्यकता नहीं है। आप एक महीने में कितना पैसा जमा कर सकते हैं उस पर कोई रोक नहीं है, लेकिन जो निकासी है वो महीने में अधिकतम 4 बार हो सकती है। ये 4 बार या तो आप बैंक जाके निकालिए या ATM से निकालिए। ये खाते की एक और ख़ास बात है कि ये खाता सिर्फ आप एक ही खोल सकते हैं। यदि आपका बैंक में और कोई खाता पहले से है तो आपको वो खाता 1 महीने के अंदर बंद कराना होता है, क्योंकि ये जो बेसिक अकाउंट है ये बेसिक बैंकिंग की जो सुविधा है बचत खाते की उसके लिए दी जाती है। तो BSBD अकाउंट जो है सो खासकर फाइनेंशियल इंक्लूजन में बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत सारे सवाल IIBF एग्जाम में आते भी हैं। तो आपको ये जो बातें बताई गई हैं उसको और ध्यान से समझने की ज़रूरत है। अब जो दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रकार है डिमांड डिपॉजिट का वो है चालू या करेंट अकाउंट। करंट अकाउंट आपने नाम सुना होगा। करंट अकाउंट ये अकाउंट है जो व्यापारी लोग खोलते हैं, जिनको कि बचत के लिए नहीं व्यापार के लिए अकाउंट खोलने की आवश्यकता है। इसमें क्या है कि आप दिन में चाहे कितनी बार जमा कर लीजिए, कितनी बार पैसा निकाल दीजिए, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। चेकबुक इसमें मिलता है और एक जो खास बात है वो ये है कि आप दिन में कितना भी चेकबुक आप इशू कर सकते हैं। और जो अंतिम बात है बचत खाते के बारे में वो ये है कि जो भी इसमें बचत राशि आप रखेंगे उस पर आपको बैंक कोई ब्याज नहीं देगा, इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। ये जो है सो डिफरेंस है जो आपका सेविंग बैंक अकाउंट्स है और करेंट अकाउंट्स है। सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा रखेंगे तो आपको उस पर ब्याज बैंक देगी, बट इसमें जो है करेंट अकाउंट में कोई भी ब्याज आपको नहीं मिलता है। तो ये मुख्यतः जो है सो 3 प्रकार के आपको डिमांड डिपॉजिट के अकाउंट्स मैंने बताए। अब जो दूसरा है वो है फिक्स डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट क्या होता है, इसका नाम ही है टर्म, मतलब सावधि जमा या मियादी जमा।
आपने जमा करने के टाइम में पहले ही तय कर लिया कि भाई हमको ये 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, या 5 साल या 10 साल के लिए पैसे जमा करने हैं। इसकी खास बात क्या है कि आप यदि एक समय के लिए बैंक में पैसा रखते हैं तो जो ब्याज दर होती है वो जनरली जो आपको एसबी में, सेविंग बैंक में मिलता है, उससे इसमें ज़्यादा मिलती है। इसीलिए लोग इसको प्रेफर करते हैं। अभी तक भारत में जो बैंकें हैं वो कम से कम 7 दिन और अधिक से अधिक 10 वर्षों के लिए ये टर्म डिपॉजिट करते हैं। एक और टर्म डिपॉजिट का प्रकार है, आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, ये है आवर्ती जमा। आवर्ती जमा है आपको जो रेकरिंग डिपॉजिट है। आप हर एक महीने में कुछ बचत करते हैं तो आप हर एक महीने एक निश्चित माने अंतराल पे एक निश्चित राशि जमा कर सकते हैं। ये भी एक टर्म डिपॉजिट का ही प्रकार है, बट इसमें क्या है कि आप पैसे जो है सो एक निरंतर अंतराल पे जमा करते रहते हैं। तो ये जो है सो मूलतः जो आपको टर्म डिपॉजिट है उसके बारे में है। अब जो तीसरी बात इस चैप्टर की थी वो ये है, जो ट्रांसफर्स की सुविधाएं बैंक देती हैं, धन प्रेषण या पैसे का जो स्थानांतरण है उसके लिए। तो जो सबसे पुराना जो पहला साधन है वो है डिमांड ड्राफ्ट का। आप किसी बैंक में जाते हैं, आप वो डिमांड ड्राफ्ट जिसको भी पैसा भेजना चाहते हैं उसके नाम से खरीदते हैं और बैंक आपको वो ड्राफ्ट दे देता है। वो ड्राफ्ट आप जिसको भी मैंने जो लाभार्थी है उसको भेज के और लाभार्थी उस पैसे को प्राप्त कर लेता है। ये एक सुविधा है डिमांड ड्राफ्ट की। दूसरी आजकल चला है आरटीजीएस। इसका पूरा एक्सपेंशन रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है। अब नाम से पता चलता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है, मतलब ये है कि ये पैसा तत्क्षण आप जिसको भी भेजते हैं उसको मिल जाता है। बट इसमें जो खास बात है वो ये है कि आरटीजीएस जो है सो बड़े लेन देन के लिए निर्धारित किया गया है। तो इसमें आरटीजीएस में कम से कम आपको जो भेजने वाली राशि है वो 2 लाख रुपए या उससे अधिक की होती है। जो एनईएफटी है आरटीजीएस की तरह का ही की सुविधा है, बट इसमें क्या है कि जो छोटे होते हैं, छोटे जो स्थानांतरण है वो किए जाते हैं। आजकल जो तत्काल भुगतान प्रणाली है जो मोबाइल के थ्रू होती है वो चल रहा है, और जो हमारे एसएचजी और बीसी वाले में है एक बहुत फेमस है, उसको कहते हैं आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। मतलब इसमें क्या होता है कि जो लाभार्थी है वो यदि आधार नंबर और अपना जो बायोमेट्रिक है वो दोनों देते हैं तो ये जो है अमाउंट और ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ये जो है बैंकों द्वारा चलाए जाने वाला विभिन्न प्रकार की स्थानांतरण या ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स की सेवाएं हैं। अब आइए इसके बारे में जानते हैं कि इस चैप्टर से संबंधित कि कौन कौन से सवाल आ सकते हैं या पहले आए हुए हैं। एक एक करके इसको देखते हैं। और अच्छी बात यह है कि मैंने इसमें अच्छी संख्या में सवाल को लिया है, क्वेश्चंस को अंकित किया है, ताकि यदि आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न जो है एग्जाम में छूटेगा नहीं। तो आइए एक एक करके इन सवालों को देखते हैं, इनके विकल्पों पे विचार करते हैं, और इसी बहाने हम मैंने उस टॉपिक के बारे में भी जान लेंगे और परीक्षा की तैयारी भी हो जाएगी। तो जो पहला प्रश्न है वो ये है कि बचत खातों में कुछ प्रतिबंध शामिल हैं, तो इसमें से कौन कौन से प्रतिबंध हैं ये जो है सो हमको बताना है। बचत खाते में प्रति तिमाही निकासी की, आप 3 महीने में कितनी बार निकाल सकते हैं इसकी संख्या। एटीएम में प्रतिदिन लेन देन की मात्रा। आपको मालूम होगा जब आप एटीएम में पैसा निकालने जाते हैं तो हर एक बैंक का हर एक एटीएम के लेवल पे एक सीलिंग लगा हुआ है, भाई अधिकतम 20,000 निकलेगा, 40,000 निकलेगा, 10,000 निकलेगा, इस तरह की सीमा होती है। और तीसरा है प्रति तिमाही खाते में जमा की संख्या। तो इसका उत्तर ये है ए और बी दोनों ही। मतलब ये है कि आप अलग अलग बैंकों का अपना अलग अलग है। प्रति तिमाही आप कितनी बार पैसा निकालेंगे, और एटीएम में जो है सो आपकी जो निकासी की मात्रा होगी वो क्या होगी, ये बैंकों से बैंकों में निर्धारित की गई है। ये इस तरह के प्रतिबंध बचत खाते में शामिल होते हैं। प्रश्न नंबर 2, बचत खाते पर ब्याज का भुगतान किया जा सकता है। मतलब जो बचत खाते पे आपको ब्याज मिलता है उसका अंतराल क्या होता है, इंटरवल क्या होता है, कितने समय पे मिलता है। तो ऑप्शन ए है बैंक की अनुमोदित नीति के अनुसार किसी भी, मतलब बैंक जब चाहे वो दे सकता है। दूसरा है केवल 6 महीने में, तीसरा है वार्षिक, और चौथा है
तिमाही अंतराल पे। तो इसका उत्तर है कि ये भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्धारित किया हुआ है कि जो ब्याज का भुगतान है वो जो है हर एक 3 महीने पे बचत खाते में होना चाहिए। तो ये इसका सही उत्तर है। अब सवाल नंबर 3 है जो डिमांड डिपॉजिट है उन्हें आप वापस ले सकते हैं। देखिए इसका नाम है डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट आप कब विड्रॉ कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है अनुरोध पर, प्रबंधक द्वारा मंजूरी पर, मैनेजर यदि सैंक्शन कर देता है तो, या मांग पर आप डिमांड करते हैं, या अन्य मतलब आप रिक्वेस्ट करते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है मांग पर। मतलब ये है कि इसका नाम ही मांग जमा है, डिमांड डिपॉजिट है। तो ये जमा जो है सो आप जब भी मांगिएगा बैंक आपको पैसा वापस करता है। प्रश्न नंबर 4, चालू खाता जमा के हकदार नहीं है। मतलब जो करेंट अकाउंट है इसमें कौन चीज नहीं मिलता है? ऑप्शंस हैं 100 पत्तों के ऊपर की चेकबुक, माने चेकबुक 100 से ऊपर की नहीं मिल सकती। मासिक विवरण, मंथली स्टेटमेंट, नकद भुगतान मतलब कैश पेमेंट, और इंटरेस्ट। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि बचत खाता बिजनेस के लिए होता है। इसमें जो ऊपर की 3 सुविधाएं हैं ये तीनों सुविधाएं ही दी जाती हैं, एक्सेप्ट जो आपका आखिर है क्या है कि वो ब्याज है। मतलब बचत खाते में जो आपकी राशि है उस पर बैंक आपको किसी भी तरह का कोई ब्याज नहीं अदा करती है। तो ब्याज इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 5, बचत खाते में शेष राशि पर ब्याज का भुगतान किया जाता है। मतलब ये है कि बचत खाते में जो आपके पैसे होते हैं वो कितने बैलेंस पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा? उत्तर है अधिकतम, मतलब मैक्सिमम जो बैलेंस है उस पे। बी, औसत, मतलब जो आपका पूरे महीने का जो एवरेज निकलता है वो। सी है दैनिक, मतलब एक पर्टिकुलर दिन में आपका क्या बैलेंस है वो। और डी है महीने के अंत में अंतिम शेष, मतलब महीने के अंत में जो पैसा बचा है उस पे। तो क्वेश्चन है कि बचत खाते में इन चारों में से किस राशि पर ब्याज का भुगतान किया जाता है? तो उत्तर है बचत खाते में दैनिक जो आपकी राशि प्रत्येक दिन क्या क्या बैलेंस है उस पे आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। क्वेश्चन नंबर 6, एक बैंक की फिक्स डिपॉजिट की विशेषता है। जो बैंक में फिक्स डिपॉजिट रखते हैं उसमें क्या क्या खास बात है? जमा के समय ग्राहक के साथ सहमत ब्याज दर, मतलब जो भी ब्याज दर ग्राहक के साथ तय हो गया है वही ब्याज दर मिलेगा, बीच में चेंज नहीं होगा। ऑप्शन बी है जमा की निश्चित अवधि, मतलब 2 साल 3 साल उसकी फिक्स पीरियड। ऑप्शन सी है ब्याज का आवधिक भुगतान, मतलब जो आपका इंटरेस्ट है वो पीरियोडिकली आपको पे होता है। और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। मतलब जो फिक्स डिपॉजिट है वो आपने जो इंटरेस्ट तय किया वो उस पर मिलेगा, जिस टाइम के लिए आपने उसको फिक्स किया है उतने दिनों तक मिलेगा। और यदि आप ये चाहते हैं कि आपको जो ब्याज है वो बीच में मिलता रहे तो उसकी सुविधा भी फिक्स डिपॉजिट में उपलब्ध है। तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। अब 7वां प्रश्न, अगेन ये फिक्स डिपॉजिट पर ही है। फिक्स डिपॉजिट नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता? परिपक्वता तिथि पर आगे के लिए नवीनीकृत, मतलब जब आप मैच्योर हो जाता है तो आगे के लिए रिन्यू। ऑप्शन नंबर बी है तीसरे पक्ष को हस्तांतरित, मतलब ट्रांसफर टू, किसी तीसरे आदमी को आप दे दीजिए उसको। ऑप्शन नंबर सी है परिपक्वता की तारीख से पहले भुगतान, आपका मैच्योरिटी से पहले आपको मिलना है। और डी है सुरक्षा के रूप में बैंक। तो फिक्स डिपॉजिट में क्या नहीं हो सकता, इसका आपको इसमें से चुनाव करना है। तो आप यदि देखिए तो फिक्स डिपॉजिट में ए, सी और डी ये तीनों चीज़ें होती हैं, एक्सेप्ट जो बी है फिक्स डिपॉजिट आप किसी दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, जिसके भी नाम है फिक्स डिपॉजिट का जो लाभ है वो उसी को मिलता है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये जो है सो आवर्ती जमा या रिकरिंग डिपॉजिट पर है। रिकरिंग डिपॉजिट और आवर्ती जमा खाते के लिए ग्राहक को क्या चीज़ की आवश्यकता होती है, इसको ज़रा गौर कीजिएगा। इसमें जो ऑप्शंस हैं थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा मिले जुले हुए हैं, गौर से इसको देखिए।
आंसर है किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए निर्दिष्ट अंतराल पर कोई राशि जमा करना, मतलब एक हर एक पीरियड पे एक सर्टेन अमाउंट आप जमा करेंगे, एक शर्त। दूसरी है किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए एक निश्चित राशि जमा करना। ऑप्शन नंबर सी है किसी भी अवधि के लिए निर्दिष्ट अंतराल पर निश्चित राशि, मतलब टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। और जो लास्ट है वो ये है कि निर्दिष्ट अवधि, निर्दिष्ट अंतराल और निश्चित राशि पर पैसे को जमा कराना। तो इसका जो सही उत्तर है वो आंसर है आखिर डी, मतलब जो आरडी होता है उसमें आप कितना पैसा जमा कीजिएगा, कितने टाइम के लिए कीजिएगा और कितने ड्यूरेशन के लिए कीजिएगा, ये तीनों ही चीज़ फिक्स होता है। तो आवर्ती जमा के लिए इन तीनों शर्तों की आवश्यकता होती है। तो करेक्ट आंसर है आंसर डी। अब 9वां सवाल है बैंक ड्राफ्ट द्वारा जारी किया जाता है। बैंक ड्राफ्ट जो है सो वो कौन जारी करता है? प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र के बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मतलब आरआरबी, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक और ऊपर के सभी। तो बैंक ड्राफ्ट की जो सुविधा है वो सभी बैंकें देती है, इसलिए उत्तर इसका है ऊपर के सभी। क्वेश्चन नंबर 10 फिर से बैंक फिक्स डिपॉजिट पर है। बैंक फिक्स डिपॉजिट की खासियत है जमा के समय सहमत ब्याज दर, आपने जो जमा के टाइम में ब्याज किया था वो, जमा की निश्चित अवधि जो टाइम किया था वो, जमा का आवधिक भुगतान और ऊपर के सभी। तो इसका जो सही उत्तर है ये है ऊपर के सभी, मतलब फिक्स डिपॉजिट में ऊपर की सारी सुविधाएं मिलती हैं। 11वां सवाल है खाता खोलने के समय नामांकित व्यक्ति का हस्ताक्षर आवश्यक है, मतलब जब आप अकाउंट खोलते हैं और किसी के नाम नॉमिनेशन करते हैं तो उसका सिग्नेचर कहाँ ज़रूरी है? नंबर 1 खाता खोलने के फॉर्म पे, नंबर 2 बी नामांकन फॉर्म पे जो नॉमिनेशन फॉर्म होता है उसके ऊपर, सी है शपथ पत्र पर और डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो उत्तर है वो ये है इनमें से कोई भी नहीं। मतलब ये है कि जिसके नाम भी आप पैसा नॉमिनेट करेंगे उसका कहीं भी कोई सिग्नेचर की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में से कौन एक चालू खाते के बारे में सही है? इसे व्यापार के लिए खोला जाता है, मतलब बिजनेस के लिए चालू खाता खोलते हैं। राशि और निकासी की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है, आप चाहिए तो कितनी बार भी कितना भी अमाउंट निकाल सकते हैं। जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता है और उपरोक्त के सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऊपर के सभी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो बचत खाता है वो व्यापार के लिए खोलते हैं, कितनी बार भी जमा निकासी कर सकते हैं और इस पर आपको जो शेष अमाउंट है उस पर बैंक कोई ब्याज पे नहीं करता है। तो बेसिकली ये करंट अकाउंट का डिफिनीशन या उसकी परिभाषा ही है। क्वेश्चन नंबर 13 बचत बैंक खाता खोलने के लिए नाबालिग की न्यूनतम आयु है? ए 8 साल, बी 16 साल, सी 12 साल और डी 10 साल। मतलब क्या है कि यदि एक माइनर अपना बचत खाता खोलना चाहता है, मतलब खुद ही खोलना चाहता है, तो उसकी जो है सो कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो इसका उत्तर है 10 साल। अब गौर कीजिएगा ये सवाल पहले भी IABF के एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 आरटीजीएस के तहत ट्रांसफर की जाने वाली न्यूनतम राशि है 50,000, 1 लाख, 2 लाख या 10 लाख। तो इसका सही उत्तर है 2 लाख। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि आरटीजीएस बड़े अमाउंट ट्रांसफ़र करने के लिए बनाया गया है और इसलिए इसकी जो मिनिमम राशि है वो 2 लाख रुपए रखी गई है। इसके नीचे वाला जो भी होगा वो आप NEFT से उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। BSBD अकाउंट, BSBD खाते में आवश्यक न्यूनतम राशि, मिनिमम बैलेंस जो है BSBD अकाउंट में क्या होना चाहिए? 500 रुपये, 1000 रुपये, कोई न्यूनतम बैलेंस नहीं या 5000 रुपये। अब आपको ध्यान होगा कि मैंने जब BSD खाते बताए थे तो बताया था कि यह खाता बनाया इसलिए गया है कि इसमें किसी भी तरह की न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकता नहीं है। सवाल नंबर 16 है BSDA खाते में
प्रति माह अधिकतम कितनी निकासी हो सकती है? तो इसका उत्तर है 2 बार हो सकती है, 4 बार हो सकती है, 10 बार हो सकती है और कितनी बार भी हो सकती है। यहाँ भी आपको याद कीजिए, ये खाता जो है सो बेसिक रिक्वायरमेंट्स के लिए है, इसीलिए इसमें अधिकतम 4 बार या तो आप बैंक से निकालिए या एटीएम से निकालिए। इस खाते में अधिकतम प्रति माह 4 बार ही निकासी हो सकती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, डिमांड ड्राफ्ट की वैधता है, मतलब जो डिमांड ड्राफ्ट है वो कितने टाइम के लिए वैलिड होता है? 3 महीने, 6 महीने, 1 साल या 10 साल? तो इसका सही उत्तर है डिमांड ड्राफ्ट 3 महीने के लिए वैलिड होता है, मतलब विद इन 3 मंथ्स आपको इसका इस्तेमाल कर लेना होता है, नहीं तो फिर बाद में आपको रिवैलिडेट कराना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 18, इतने रुपए और उससे अधिक मूल्य के डिमांड ड्राफ्ट का भुगतान केवल खातों के माध्यम से किया जा सकता है। मतलब यदि आप डिमांड ड्राफ्ट परचेज करते हैं तो इसके ऊपर और या इस अमाउंट के जो डिमांड ड्राफ्ट होगा वो आपको नकद पे नहीं होगा, आपको खाते के माध्यम से ही मिलेगा। उत्तर है 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 50,000 और 1 लाख। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 20,000 रुपये। मतलब 20,000 या उसके ऊपर के कोई डिमांड ड्राफ्ट होगा तो इसका पैसा आपको खाते के थ्रू ही मिलेगा। आपको पहले डिमांड ड्राफ्ट खाते में जमा करना है और बाद में आप इस पैसे को निकाल सकते हैं। आपको ओवर द काउंटर ये डिमांड ड्राफ्ट देके कोई बैंक जो नकद है वो पैसा आपको नहीं देगा। तो दोस्तों ये जो था हमारा जो बैंक की जो डिपॉजिट स्कीम्स है उसके बारे में, और जो हमारी इस पे जो सवाल हैं वो है। तो मेरा अनुमान है कि आपने ये करने के बाद आपको इससे संबंधित किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में कोई परेशानी नहीं होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले चैप्टर में पुनः। नमस्कार।